हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। आज हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। पोइम का टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और इस पोइम को 1802 में उन्होंने कंपोज किया था। यानी इस पोइम को उन्होंने 1802 में लिखा था और 1807 में ये पोइम पब्लिश हुई थी। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, विलियम वर्ड्सवर्थ को द पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, यानी उनको प्रकृति का कवि कहा जाता है। इस पोइम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो प्रकृति के बारे में ही कहते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये पोइम जब लिखी गई थी उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो औद्योगिक क्रांति हो रही थी। तो वहां पे उस समय जो इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, वो बढ़ रहे थे और मटेरियलिज्म जिसे कहते हैं, भौतिकता जिसे कहते हैं, वो बढ़ रही थी। लोगों के अंदर पैसा कमाने की और पैसों के प्रति जो उनके मन में चाहत है, इच्छा है, वो बढ़ रही थी और प्रकृति से वो दूर होते जा रहे थे। तो ये जो पोइम है इसमें कवि अपना दुख व्यक्त करते हैं कि प्रकृति जो है उससे हम दूर हो रहे हैं। अब ये बात सोच के हमें आश्चर्य होता है कि 18वीं 19वीं सदी में पोइम उन्होंने लिखी थी और आज की सदी में हम स्थिति देखें तो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। हम भौतिकता में बहुत आगे बढ़ गए हैं और प्रकृति के साथ हमारा जो संपर्क सानिध्य है वो वैसे ही कम भी हुआ है। तो इस पोइम में कवि ने अपने दुख को व्यक्त किया है कि प्रकृति जो है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो चलिए हम इस पोइम को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पोइम की थीम के बारे में बताया कि इसमें कवि ने ये कहा है कि संसार या सांसारिकता जैसे हम कहें, भौतिकता, वो हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। तो इस पोइम की जो पहली लाइन है उसे हम पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यह संसार हमारे ऊपर हावी हो गया है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यह संसार हमारे ऊपर हावी हो गया है। लेट एंड सून। अब इसका अर्थ है, लेट का मतलब एक अर्थ तो हो सकता है भूतकाल में और सून का मतलब प्रेजेंट टाइम में, और एक इसका अर्थ है एवरी टाइम, यानी हर समय। तो प्रकृति से हम दूर हो गए हैं और संसार हमारे ऊपर हावी हो गया है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। गेटिंग का मतलब है कमाना और स्पेंडिंग का मतलब है खर्च करना। कमाने में और खर्च करने में वी ले वेस्ट आवर पावर्स। हमारी जो शक्तियां हैं, प्रकृति ने जो शक्ति हमें दी है उसे हम वेस्ट कर रहे हैं, उसे हम नष्ट कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें जो भी शक्ति दी है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, उन्हें हम कमाने में और खर्च करने में ही नष्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। प्रकृति में हमें अपना कुछ भी नहीं लगता है, यानी प्रकृति से हमारा जुड़ाव नहीं है, प्रकृति हमें अपनी नहीं लगती है, यानी प्रकृति जो है उसे हम अपना नहीं मानते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डिड बोन। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। गिव अवे का मतलब होता है छोड़ देना या दूर कर देना। हमने अपने हृदय को दूर कर दिया है अपने से। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्ट और एक होता है ब्रेन। आज के समय में इंसान ब्रेन से, दिमाग से ज्यादा चलता है, हार्ट से नहीं चलता है। प्रकृति जो है वो हमारे दिल के करीब है। प्रकृति का हमें उपयोग समझ में नहीं आता है। हमारे मस्तिष्क को प्रकृति बेकार की चीज लगती है, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो भौतिकता को ही काम की वस्तु मानता है। तो इसलिए हमने अपने हृदय को अपने से दूर कर दिया है। एसोर्डिड बून। बून का मतलब है वरदान, सोर्डिड का मतलब है अनवर्दी, यानी फिजूल, बेकार का। तो हमने इस वरदान को बेकार कर दिया है, यानी प्रकृति ने, भगवान ने या ईश्वर ने, अस्तित्व ने हमें एक गिफ्ट दिया था हृदय के रूप में। देखिए, हम इस संसार में जो भी हमारे रिश्ते हैं, प्रेम है, चाहे वो परिवार के लिए हो, अपनी प्रेमिका के लिए हो या किसी के भी लिए हो, वो हृदय से ही होता है। लेकिन हमने उसको महत्व नहीं दिया है, पैसे को ज्यादा महत्व दिया है। The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers, for this for everything we are out of tune। अब ये जो चार लाइनें हैं, इनमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है कि प्रकृति कितनी सुंदर है।
और हम उसके प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो कवि ने कुछ हमारे सामने दृश्य रखे हैं। पहला दृश्य है सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। समुद्र जो है वो अपना बूजम यानी हृदय जो है वो चंद्रमा के सामने और खोलता है। यानी प्रकृति का एक सुंदर दृश्य है, रात्रि का समय है, चंद्रमा आकाश में है और समुद्र जो है वो नीचे, और ऐसे प्रेमिका के रूप में कवि ने बताया है कि उस प्रेमिका को चंद्रमा जो एक प्रेमी है वो उसे निहार रहा है, उसके सौंदर्य को देख रहा है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। हाउलिंग का मतलब है गुर्राना। तो हवाएं जो दिन भर गुर्राती रहती हैं, तेज आवाज करती रहती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और रात्रि के समय जैसे फूल सो जाते हैं या कहें कि मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दिन में खिले रहते हैं, वैसे ही हवाएं जो हैं वो भी अब रुक गई हैं। अप गैदर्ड का मतलब यहां पे रुकने से है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इन सब चीजों के प्रति हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, यानी इन सब के साथ हमारा कोई लगाव नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो लाइन है सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सनिफिकेशन यानी जिसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार, उसका प्रयोग किया गया है। चंद्रमा और समुद्र को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में बताया गया है। फिर जो विंड्स हाउलिंग है, हवाएं आवाज कर रही हैं, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण है। और स्लीपिंग फ्लावर्स सोते हुए फूल, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड आईड रैदर बी ए पैगन सकल्ड इन ए क्रीड आउटवर्न। अब कवि इतना दुखी है, इस स्थिति से कवि इतना दुखी है कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। कवि कहते हैं ग्रेट गॉड आई वुड रैदर बी ए पैगन सकल्ड इन ए क्रीड आउटवर्न। यहां कुछ शब्द आपको ध्यान में होने चाहिए। पैगन, पैगन कहते हैं मूर्ति पूजक को, यानी जो पुराने जमाने के लोग थे, अनसिविलाइज्ड यानी जो असभ्य लोग थे, जंगलों में रहते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे। वो चाहे पेड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, इन सब चीजों की पूजा करते थे और वो ये मानते थे कि इन सब में देवी देवताओं का निवास है, तो उन्हें कहते हैं पैगन। क्रीड कहते हैं प्रजाति को, और आउटवर्न शब्द का अर्थ यहाँ पे ऑब्सोलीट, आउटडेटेड से है, यानी जो पुरानी हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो कवि कहते हैं कि काश मैं एक पैगन होता, आई वुड रेदर बी, यानी काश मैं एक पैगन होता और उस जाति में मैं जन्म लेता जो अब नष्ट हो चुकी है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। अब यहाँ पे ग्लिम्पसेस शब्द आया है। ग्लिम्प्स का मतलब होता है झलक या दृश्य। फॉरलॉर्न शब्द का अर्थ होता है अकेलापन या एकाकीपन। तो कवि कहते हैं कि मैं इस चारागाह पे खड़े होकर उन दृश्यों को देखता, यदि मैं पैगन होता तो उन दृश्यों को देख पाता जो मुझे कम अकेलापन महसूस करवाती। यानी मैं अकेला महसूस नहीं करता अगर मैं पैगन होता। अगर मैं पैगन होता तो प्रकृति के साथ होता, और प्रकृति के साथ होने पर मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। अब वो दृश्य कौन से हैं जिन्हें कवि देखना चाहता है? हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेडेड हॉर्न। प्रोटियस, प्रोटियस एक समुद्री देवता है, समुद्र के देवता हैं प्रोटियस, जिनके बारे में ऐसे कहा जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में, यानी ग्रीक पुराणों में ऐसी कहानी है, ऐसी कथा है कि प्रोटियस जो है वो समुद्र में रहते हैं और दोपहर के समय वो समुद्र से बाहर आते हैं, चट्टानों पर आराम करते हैं, और उस समय अगर कोई व्यक्ति उनके पास आता है तो पहले वो उसे डराते हैं और उसके बाद अगर वो नहीं डरता है तो वो उसका भविष्य उसे बता देते हैं। तो प्रोटियस जो है वो समुद्र से बाहर आते हैं दोपहर में, ये कथा है। कवि कहते हैं कि मैं प्रोटियस को समुद्र से बाहर आते हुए देखता अगर मैं पैगन होता। यानी उस जमाने में, पुराने जमाने में जब ये कहानियां बनी थी, अगर मैं उस जमाने में होता तो मैं पैगन होता और प्रोटियस को समुद्र से बाहर आते हुए देखता। और हियर ओल्ड ट्राइटन, ट्राइटन भी एक समुद्री देवता है और उनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो पानी के जो देवता हैं उनके गुलाम हैं, और जब वो पानी के अंदर अपना शंख बजाते हैं, हॉर्न, रेडिड हॉर्न, रेडिड का मतलब है फूलों से सजाया हुआ शंख। तो कवि कहते हैं कि मैं ट्राइटन को देखता जो फूलों से सजाया हुआ अपना शंख जो है वो बजाते। तो इस तरह से कवि स्टूडेंट्स कहते हैं
कि प्रकृति का सानिध्य वो पाना चाहते हैं और वो प्रकृति से दूर इंसान होता जा रहा है, इस बात से वो बहुत दुखी हैं। अब देखिए इसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पोएम जो है ये एक सोनेट है। सोनेट कहते हैं 14 लाइनों की एक पोएम को, और इसमें 14 लाइन्स हैं और इसके 2 भाग हैं। पेट्रार्कन सोनेट जो है उसके 2 भाग होते हैं, जिसको पहला भाग है ऑक्टेव जिसमें 8 लाइनें होती हैं, दूसरा भाग है सेस्टेट जिसमें 6 लाइनें होती हैं। और इसकी जो राइम स्कीम है, यानी जिसे हम कहते हैं तुकबंदी, वो क्या है, ए बी बी ए, ऑक्टेव की ए बी बी ए और ए बी बी ए और सी डी सी डी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम है। सेस्टेट की है सी डी सी डी सी डी। तो ये राइम स्कीम है इसकी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल, और इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पोएम, देन डू सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि पोएम आपको कैसे लगी। थैंक्स अ लॉट।